नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज इलेक्ट्रिकल मशीन्स के विषय ट्रांसफॉर्मर के कुछ परीक्षा उपयोगी सरल प्रश्न करते हैं। 4 लर्निंग वीडियो की इस सीरीज में इस पहली ट्रांसफॉर्मर एमसीक्यू वीडियो में आज हम ईएमएफ इक्वेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और कोर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ आसान प्रश्न लेते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर दोहराए गए हैं। शुरू करते हैं। एक 2 वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली और जो द्वितीयक कुंडली होती है, उन दोनों के बीच में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए परस्पर जुड़ाव किस प्रकार का होता है। और हमारे 4 विकल्प हैं, कंडक्टिव चालन रूप से, इंडक्टिव प्रेरणिक रूप से, या इन दोनों चालन और प्रेरणिक रूप से, या किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता है। तो एक ट्रांसफॉर्मर में जिस कुंडली को इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मर के द्वारा विभव में परिवर्तन के बाद जिस कुंडली से भार को जोड़ा जाता है उसे द्वितीयक सेकेंडरी कुंडली कहते हैं। इन दोनों कुंडलियों के बीच में एक 2 वाइंडिंग के ट्रांसफॉर्मर में आपस में कोई विद्युत संपर्क नहीं होता है। कंडक्टिव रूप से इन दोनों में किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं है, ये एक दूसरे से विलगित आइसोलेटेड है। तो हमारी प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली चालन रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे से विलगाव आइसोलेशन रखती हैं। लेकिन दोनों कुंडलियों के बीच में एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती उत्तेजन देने से जो समय परिवर्ती फ्लक्स प्राथमिक कुंडली बनाती है वो इस उभयनिष्ठ चुंबकीय माध्यम से दूसरी कुंडली से जुड़ जाता है। और इस तरह से एक के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जब दूसरी कुंडली से जुड़ता है तो ऐसे फ्लक्स को हम अन्योन म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं। और परिवर्तनशील फ्लक्स दूसरी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके प्राथमिक की विद्युत ऊर्जा को द्वितीयक कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध करा देता है। प्राथमिक की विद्युत ऊर्जा का द्वितीयक कुंडली के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बीच के चुंबकीय माध्यम के मार्फत हुआ है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियां एक दूसरे से विद्युत रूप से अलगाव होने के बावजूद भी चुंबकीय माध्यम से प्रेरणिक रूप से इंडक्टिवली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हमारा ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया है। दूसरा प्रश्न है, एक 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार के विद्युत वाहक बल प्रेरित होते हैं, और हमें बताना है कि ये स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है, अन्योन है, या इन दोनों के सामूहिक रूप को हम स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और एक गतिशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण समय परिवर्ती फ्लक्स जुड़ाव से उत्पन्न होने वाला गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। हमें बताना है कि इन कुंडलियों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहे हैं वो किस प्रकृति के हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में जिस कुंडली के फेरों को हम प्रत्यावर्ती विभव की आपूर्ति करते हैं उसे हम प्राइमरी कुंडली कहते हैं, और एक दूसरी कुंडली से ट्रांसफॉर्मर विभव के स्तर को परिवर्तित करके लोड के लिए उपलब्ध कराता है, उस दूसरी वाइंडिंग को हम सेकेंडरी द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली के फेरों में जब प्रत्यावर्ती विभव उत्तेजन की समय परिवर्ती धारा से एक ऐसा चुंबकीय फ्लक्स बनता है जो समय के साथ परिवर्तनशील होता है, और समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स इस कुंडली के फेरों से जुड़कर फ्लक्स जुड़ाव में जो समय के साथ परिवर्तन करता है उससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होता है, जो स्वयं के धारा उत्तेजन के परिवर्तनशील स्वरूप होने के कारण उत्पन्न हुआ है। इस तरह के प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है, लेकिन प्राथमिक कुंडली का यही फ्लक्स दूसरी कुंडली के फेरे N2 से भी जुड़ता है, और एक कुंडली के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जब दूसरी कुंडली में परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बनाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है तो इसे हम एक के कारण दूसरे में अन्योन प्रेरित म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती उत्तेजन देने पर स्वयं में तो प्राथमिक कुंडली स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, लेकिन द्वितीयक कुंडली में इस तरह के प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यही सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ लोड के सिरों पे आउटपुट वोल्टेज बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर जहां प्राथमिक में V1 विभव देने पर द्वितीयक में V2 विभव पैदा करता है बिना किसी विद्युत संपर्क के, उस प्रक्रिया को हम अन्योन प्रेरकत्व पर आधारित प्रक्रिया कहते हैं। और एक ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में स्वप्रेरित और सेकेंडरी वाइंडिंग में अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों उत्पन्न होते हैं, और यहाँ इन दोनों स्वप्रेरित और अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लक्स समय के साथ परिवर्ती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र या कुंडली के बीच में कोई यांत्रिक सापेक्षित गति नहीं है, और बिना गतियों के जो इस तरह से समय परिवर्ती फ्लक्स के जुड़ाव से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर वो स्वयं
स्वयं की धारा उत्तेजन से हो तो उसे स्व प्रेरित कहते हैं, और अगर एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली के प्रत्यावर्ती धारा उत्तेजन के बने फ्लक्स से है तो उसे हम अन्योन प्रेरित कहते हैं। तो इन दोनों स्व प्रेरित और अन्योन प्रेरित का यहाँ एक सम्मिलित रूप स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा सही ऑप्शन हो गया है। यहाँ किसी भी प्रकार की कुंडली के फेरों या चुंबकीय क्षेत्र के बीच में सापेक्षिक गति नहीं है, तो ये गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो विभव लगाया गया है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और यही जानकारी हमें द्वितीयक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और द्वितीयक कुंडली के सिरों के विभवांतर V2 के बीच में पूछा गया है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्रोड की क्षतियों को शून्य माना जाता है। इसकी क्रोड की पारगम्यता अनंत होती है और फ्लक्स के प्रवाह की बाधा प्रतिष्ठम शून्य माना जाता है। तो कार्यकारी चुंबकीय फ्लक्स बनाने के लिए किसी चुंबकन धारा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर अगर नो लोड पे हो तो धारा नहीं लेता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों के प्रतिरोध को शून्य माना जाता है। तो धारा प्रवाह होने पे भी, ट्रांसफार्मर भार पे होने पे भी कुंडलियों के प्रतिरोध में किसी भी प्रकार का विभवपात नहीं होता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती है। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर में दोनों कुंडलियों के बीच में जुड़ने वाला फ्लक्स 100% अन्योन फ्लक्स होता है। केवल एक ही कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स को क्षरण फ्लक्स कहते हैं। ऐसा फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में भी और द्वितीय कुंडली में भी शून्य होता है। तो क्षरण फ्लक्स के कारण जो विभवपात होते हैं वो नहीं होंगे। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर लोड की स्थितियों में भी प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बराबर ही स्वयं में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 सिरों पे लगाए गए विद्युत विभवांतर V1 के बराबर होगा। इसी तरह से जो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न होगा वही सिरों का विभवांतर V2 बन जाएगा, क्योंकि कुंडली में किसी भी प्रकार के प्रतिरोध या क्षरण फ्लक्स के प्रभाव के विभवपात नहीं है। तो E2 और V2 भी बराबर होंगे। ये पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। जो बात एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हर भार स्थितियों में सही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और सिरों के विभवांतर का प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों पर बराबर होना, वो एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में जिसमें कुंडली का प्रतिरोध भी है और कुछ क्षरण फ्लक्स का भाग भी होता है उसमें सत्य नहीं है। और एक व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली पर लगाया गया विभव V1 अधिक होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे 5 से 8% कम हो सकता है। इसी तरीके से E2 का मान अधिक होगा और E2 से V2 कुछ कम होकर बाहर निकलेगा अगर ट्रांसफार्मर एक प्रेरणिक RL प्रकार के भार से जुड़ा हुआ है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल और सिरों के विभव V1 E1 के और V2 E2 के बराबर होता है। और ऐसा ट्रांसफार्मर 100% दक्षता के साथ जो प्राथमिक कुंडली में निवेश शक्ति लेता है V1 I1 वही द्वितीय कुंडली का निर्गत होता है V2 I2। चौथा प्रश्न ट्रांसफार्मर के कार्यकारी सिद्धांत पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जब प्रत्यावर्ती फ्लक्स का उत्तेजन क्रोड में किया जाता है तो कुंडलियों के फेरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या है। अगर हमारे प्रत्यावर्ती फ्लक्स की आवृत्ति F हो, फ्लक्स जब साइनोसॉइडल बदलता है तो उसका ताक्षणिक अधिकतम मान φm रहता है और कुंडली में अगर फेरों की संख्या N है, तो जब एक प्रत्यावर्ती फ्लक्स क्रोड में प्रवाहित होता हुआ प्राथमिक और द्वितीयक के कुंडली के फेरों से जुड़ता है तो फेरों से जुड़ने वाला फ्लक्स जुड़ाव जब समय के साथ परिवर्तित होता है तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत अनुसार फेरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान औसत फ्लक्स परिवर्तन की दर के साथ फेरों की संख्या का गुणनफल करने से आ जाएगा। और अगर फ्लक्स φm से -φm कुल 2φm आधी साइकिल में T/2 टाइम में बदलता है, जहाँ T एक पूरी साइकिल का समय आवर्त काल है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ये 2 से गुणा होकर 4n φm और 1/T को हम F कह सकते हैं, तो वो 4f φm n हो जाएगा। और एक प्रत्यावर्ती परिवर्तन में सभी प्रत्यावर्ती संकेतों को उनके प्रभावी RMS मान वर्ग माध्य मूल मान से व्यक्त करना निर्धारित है। और एक प्रत्यावर्ती साइनोसॉइडल तरंग के लिए औसत मान से फॉर्म फैक्टर जिसका मान 1.11 है, रूप गुणांक का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें औसत से प्रभावी मान प्राप्त हो जाएगा। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ 4T का उल्टा F φm n है और 1.11 से गुणा करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का RMS मान हो गया 4.44
4 F phi m n। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरे N1 है तो प्राथमिक का इंड्यूस्ड EMF E1 हो जाएगा 4.44 F phi m N1। और अगर हम यहाँ द्वितीय कुंडली के फेरे N2 ले लें तो ये अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 भी इसी तरह के रूप से प्राप्त हो जाएगा। पांचवा प्रश्न एक प्रचलित परीक्षा उपयोगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक सिंगल फेज एक कला के ट्रांसफार्मर में जिसकी शक्ति क्षमता 2 kV है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक में 600 और द्वितीय में 80 है। अगर हम प्राथमिक कुंडली पर सिरों पे 3300 वोल्ट आरोपित करें तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या मान होगा। तो हमें मालूम है कि एक ट्रांसफार्मर में अगर उसके आदर्श स्वरूप की कल्पना करें तो सिरों पर लगाए गए विभव और प्रेरित विद्युत वाहक बल लगभग बराबर होते हैं और प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र प्रत्यावर्ती फ्लक्स परिवर्तन की फ्रीक्वेंसी, जयावर्ती फ्लक्स के परिवर्तन के ताक्षणिक अधिकतम मान phi m और कुंडली में फेरों की संख्या के साथ ये रूप रखता है। अगर हम प्राथमिक में प्रेरित विद्युत वाहक बल और द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात निकालें तो दोनों में उभयनिष्ठ फ्लक्स phi m f फ्रीक्वेंसी के साथ बदल रहा है तो ये 4.44 F phi m अनुपात में कट जाएगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात में हो जाएगा। इस समीकरण को हम फेरा अनुपात समीकरण, टर्न्स रेशियो इक्वेशन कहते हैं। और क्योंकि V1 और E1 और V2 और E2 लगभग बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के सिरों पे विभव का अनुपात है वो फेरों के अनुपात से होगा। यहाँ प्राथमिक पे सिरों पे लगाया गया विभव 3300 वोल्ट है, सेकेंडरी का विभव पूछा गया है, प्राथमिक में फेरे 600 और सेकेंडरी में फेरे 80 हैं। अगर हम V2 की गणना करें तो यहाँ 3300 में 80 फेरों का गुणा करना है और यहाँ प्राथमिक के फेरों का भाग देना है। ये प्राथमिक कुंडली के प्रति फेरा विद्युत वाहक बल का मान हो गया है और जो प्रति फेरा विद्युत वाहक बल प्राथमिक में होगा वही प्रति फेरा प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीयक में होगा। और द्वितीयक में अगर कुल फेरे 80 हैं तो द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसके सिरों का विभव गणना करने पे 440 वोल्ट। हमारा ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया है। ध्यान रहे जिस कुंडली में ज्यादा फेरे होंगे उसमें विभव का मान अधिक होगा। यहाँ 600 फेरों की प्राथमिक कुंडली में 3300 वोल्ट विभव है, वहीं जिस कुंडली में फेरे कम होंगे, यहाँ द्वितीय कुंडली में 80 फेरे हैं तो उसका विद्युत वाहक बल फेरों के अनुपात अनुसार कम 440 वोल्ट होगा। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक में फेरे ज्यादा हों, द्वितीय में फेरे कम हो, वो वोल्टेज को घटाना 3300 वोल्ट से 440 वोल्ट करने का काम करेगा और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर यहीं द्वितीयक में फेरे ज्यादा होते तो वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता और ऐसे ट्रांसफार्मर को जो सेकेंडरी में ज्यादा फेरे से सेकेंडरी के वोल्टेज को अधिक करता है स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक कला सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का अनुपात 400 वोल्ट और 100 वोल्ट है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में 400 वोल्ट और द्वितीय कुंडली में 100 वोल्ट विभव क्षमता है। ये अगर 1 kVA शक्ति क्षमता का हो तो अगर इसकी प्राथमिक कुंडली पे 200 वोल्ट का दिष्ट विभव की आपूर्ति लगा दें तो उसकी द्वितीय कुंडली पर क्या निर्गत विभव होगा, ऐसा पूछा गया है। तो अगर कोई यहाँ दिष्ट विभव को ठीक से नहीं पढ़ेगा और ये समझेगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात फेरों के अनुपात के अनुसार सिरों का विभवांतर का अनुपात बनाता है तो द्वितीय कुंडली में 1/4 फेरों के अनुसार वो 200 वोल्ट की इनपुट V1 होने पर 50 वोल्ट निर्गत विभव, ये पहला ऑप्शन छांट लेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर केवल तभी कार्य करेगा जब फ्लक्स समय के साथ परिवर्तनशील स्वरूप रखेगा। अगर हम प्राथमिक कुंडली में दिष्ट विभव की आपूर्ति करेंगे तो वो जो दिष्ट धारा का प्रवाह करेगा उससे जो कार्यकारी फ्लक्स बनेगा कोर में वो नियत मान का होगा, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। और ऐसा नियत मान का फ्लक्स जिसमें परिवर्तन नहीं है वो फेरों के साथ जुड़ते हुए किसी भी प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा। और जब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होंगे तो द्वितीय कुंडली में निर्गत विभव 0 रहेगा। लेकिन यहाँ एक दूसरी बात भी होगी, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल आपूर्ति विभव के धारा प्रवाह को रोक नहीं रहा है और कुंडलियां कम प्रतिरोध के साथ बनाई जाती हैं। तो जब हम दिष्ट विभव 200 वोल्ट यहाँ प्राथमिक कुंडली पर लगाएंगे तो कम प्रतिरोध की इस प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होने के कारण बहुत अधिक धारा का प्रवाह होगा। अत्यधिक धारा से ट्रांसफार्मर टेम्परेचर राइज की लिमिट्स को क्रॉस करके अपने वाइंडिंग के इंसुलेशन को नष्ट कर देगा और हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा। तो अगर आप उच्च मान का डीसी विभव प्राथमिक कुंडली पे लगाते हैं तो द्वितीयक में निर्गत तो नहीं आएगा और प्राथमिक कुंडली अति भार से बहुत अधिक धारा लेके ताप वृद्धि से स्वयं
को नष्ट भी कर सकती है। तो यहाँ 200 वोल्ट दिष्ट विभव लगाने पर सेकेंडरी में कोई आउटपुट नहीं आएगा और ट्रांसफार्मर जल जाएगा। सातवां एक सरल सैद्धांतिक प्रश्न है, पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को रूपांतरित करने वाला यंत्र है वो सभी प्रकार की दूसरी विद्युत मशीनों की तुलना में अधिक दक्षता क्यों रखता है। तो ट्रांसफार्मर में जो छतियां होती हैं वो क्रोड में फ्लक्स के परिवर्तनशील होने से भंवर धारा और शैथिल्य छतियां हैं। वहीं दोनों कुंडलियों के प्रतिरोध में धारा प्रवाह से कुंडलियों के प्रतिरोध में ओमिक कॉपर लॉस होते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार की घूर्णन प्रक्रिया नहीं होने से घूर्णन से जुड़े हुए घर्षण प्रकार के लॉस नहीं होते और स्थिर यंत्र में क्रोड और कुंडलियों को ज्यादा अधिक काट क्षेत्रफल का भी बनाया जा सकता है, उन्हें बेहतर डिजाइन किया जा सकता है। तो क्रोड लॉस और कॉपर लॉसेस को कम करने के बाद और घूर्णन क्षतियां नहीं होने के कारण एक ट्रांसफार्मर की कार्यकारी अवस्था में दक्षता 99% से भी अधिक हो सकती है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मर हैं उनकी दक्षताएं पूर्ण भार पे 99.6% भी आंकी गई है। तो ट्रांसफार्मर अधिक दक्ष इसलिए है क्योंकि वो एक स्थैतिक युक्ति है। यहाँ युग्मन कैसा है इनका दक्षता से कोई विशेष संबंध नहीं है, दक्षता लॉसेस से संबंध रखती हैं और ट्रांसफार्मर एक स्थिर प्रकृति की मशीन है जिसे ज्यादा बेहतर डिजाइन करके हमने क्रोड और कुंडलियों में होने वाली क्षतियों को कम रख दिया है और घर्षण प्रकार की क्षतियां नहीं होने के कारण इसकी दक्षता किसी भी दूसरे घूर्णनशील मशीन की तुलना में अधिक है और ये स्थैतिक युक्ति होने के कारण अधिक दक्षता रखता है। आठवां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित लेमिनेटेड छोटी छोटी 0.25 से लेके 0.3 mm मोटाई की सिलिकॉन स्टील की परतों में क्यों बनाते हैं। तो परतदार संरचना करने से लागत नहीं कम होगी। शैथिल्य क्षति का लेमिनेशन के स्ट्रक्चर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित करने से भंवर धारा क्षतियां कम हो जाती हैं और इन्हीं भंवर धारा क्षतियों को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की क्रोड को या दूसरी रोटेटिंग मशीन जहां भी समय परिवर्ती फ्लक्स जुड़ा हो उन्हें हम लेमिनेटेड पटलित संरचना में बनाते हैं। जब यहाँ ट्रांसफार्मर की एक ठोस कोर में फ्लक्स का उतार चढ़ा होगा तो उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रोड में भी उत्पन्न होंगे और वो क्रोड के चालक पदार्थ में जो धाराएं इस तरह से गोल घेरों में बनाएंगे, इस तरह की धारा को हम भंवर धारा कहते हैं। और जब हम क्रोड को पटलित कर देते हैं तो एक छोटे अंश में फ्लक्स का मान कम होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम हो जाएगा और छोटे काट क्षेत्रफल में प्रवाहित इस तरह की गोल गोल धाराएं, क्योंकि एक पटल से दूसरे पटल के बीच में हमने वार्निश का यहाँ कुचालन किया हुआ है तो एक परत की भंवर धारा दूसरी परत में नहीं जाएगी और छोटी परत का काट क्षेत्रफल कम होने से भंवर धारा का मान कम हो जाएगा। तो जब हम ठोस सिंगल कोर की बजाय परतों में छोटी छोटी पटलित क्रोड लेते हैं तो क्रोड में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो भंवर धाराएं हैं उनके मान को घटा देते हैं और उसके कारण से क्रोड में भंवर धारा क्षतियां कम हो जाती हैं। यहाँ सी सही विकल्प है। ध्यान रहे, क्रोड को पटलित करने से शैथिल्य क्षति पर कोई असर नहीं होगा। नवा प्रश्न है कि जब हम ट्रांसफार्मर की क्रोड को छोटी छोटी परतों में बनाते हैं तो इस तरह की जो पटलित संरचना है, लेमिनेशंस हैं, उनमें दो लेमिनेशंस के बीच में हम किस पदार्थ का कुचालन प्रयोग करते हैं। तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की शीट्स होती हैं, उन्हें हम कोर की ज्यामिति के अनुसार काट कर एक परत के साथ दूसरी परत स्टैक करके ठोस कोर की संरचना कर सकते हैं और एक परत से दूसरी परत के बीच में भंवर धाराएं प्रवाहित ना हो, इसलिए हर परत के ऊपर हम वार्निश की एक पतली परत पटलित शीट की सभी ऊपरी साइडों पर लगा देते हैं ताकि एक क्रोड में जो भी अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल की धारा है वो केवल एक क्रोड में ही सीमित रहे, वो पूरी क्रोड में पूरे क्रॉस सेक्शन में व्यापक होकर भंवर धारा क्षतियों को ना बढ़ाए। तो हम क्रोड की लेमिनेशंस को इंसुलेशन करने के लिए वार्निश कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, क्रोड और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन के लिए हम कागज या गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हुए हम संरचना में किसी भी प्रकार के माइका अभ्रक इंसुलेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आमतौर पे हम अभ्रक कम्यूटेटर के टुकड़ों के बीच में इंसुलेशन देने के लिए या कोई हैवी वेट इलेक्ट्रिक आयरन के नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट को इंसुलेट करने के लिए माइका इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर की लेमिनेशंस में हम इंसुलेशन के लिए वार्निश की कोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रोड और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन में निश्चित रूप से कागज और गत्ते का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लेमिनेशन के इंसुलेशन पे कागज और गत्ता कहीं इस्तेमाल नहीं होता। दो लेमिनेशंस के बीच में केवल वार्निश कोटिंग का कुचालन दिया जाता है। 10वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की जो स्टील क्रोड है उसमें सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है। तो हम ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए कम कार्बन कंटेंट वाले शीट स्टील में 3 से 5% सिलिकॉन को
मिला देते हैं। सिलिकॉन मिलाने से जो सिलिकॉन स्टील विशेष मिश्र धातु बनती है उसकी चुंबकीय प्रवृत्तियां बेहतर हो जाती हैं और प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्तेजन पे स्टील के अंदर डोमेन को चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुदिश मोड़ने में शैथिल्य क्षतियां कम होती हैं। तो सिलिकॉन ऐड करने से क्रोड के चुंबकीय गुणों में सुधार होने से शैथिल्य क्षतियां कम हो जाती हैं। वहीं सिलिकॉन स्टील में मिलाने से क्रोड पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता बढ़ने से भंवर धाराओं के मान कम हो जाते हैं और भंवर धारा क्षतियां भी कम हो जाती हैं। तो हम पाते हैं कि सिलिकॉन ऐड करने से एक साधारण स्टील की बजाय सिलिकॉन स्टील महंगा है, लागत तो नहीं घटेगी, लेकिन दोनों तरह के जो क्रोड में लॉस होते हैं, शैथिल्य क्षति हिस्टेरेसिस लॉस और भंवर धाराओं के प्रभाव से भंवर धारा क्षति, वो दोनों कम हो जाती हैं। और यहाँ हमारा जो डी विकल्प है जो कहता है कि दोनों भंवर धारा और शैथिल्य क्षति कम करने के लिए हम क्रोड में सिलिकॉन मिलाते हैं, वो सही विकल्प हो जाएगा। ध्यान रहे, जब हम पटलित संरचना लैमिनेटेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो केवल भंवर धारा क्षतियां कम होती हैं, शैथिल्य क्षति पे कोई असर नहीं होता। लेकिन जब हम सिलिकॉन ऐड करते हैं तो क्रोड में होने वाली दोनों प्रकार की भंवर धारा क्षति और शैथिल्य क्षति कम हो जाती है। यहाँ 10वें प्रश्न में डी हमारा सही विकल्प हो गया है। दोनों शैथिल्य क्षति और भंवर धारा क्षति स्टील में सिलिकॉन मिलाने से कम हो जाती हैं। इसी तरह का प्रश्न हो सकता था अगर हम सिलिकॉन स्टील में विशेष कोल्ड रोलिंग से ग्रेन ओरिएंटेशन कर देते हैं और सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील बनाते हैं तो सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील में शैथिल्य क्षतियां साधारण सिलिकॉन स्टील से भी ज्यादा कम हो जाती हैं। तो सीआरजीओ स्टील जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्रोड में संतृप्तता की अधिकतम फ्लक्स मान को भी बढ़ा देता है। हम क्रोड को अधिक फ्लक्स घनत्व पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें शैथिल्य क्षतियां भी कम हो जाती हैं। तो सीआरजीओ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन जो स्टील है वो हिस्टेरेसिस लॉस घटाने और ज्यादा फ्लक्स घनत्व इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन ऐड करने से दोनों हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस कम हो जाते हैं और लैमिनेशन करने से सिर्फ एडी करंट लॉस कम होंगे। आज का आखिरी 11वां प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर की क्रोड में जो कार्यकारी चुंबकीय फ्लक्स बनता है उसकी प्रकृति कैसी है वो पूछ रहा है। तो जब हम यहाँ प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती उत्तेजन करते हैं तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय वाहक बल क्रोड में एक साइनोसोइडल टाइम वेराइंग फ्लक्स बनाता है जो एक दिशा विशेष में पहले अपना मान बढ़ाता है, फिर उसी दिशा में मान को घटाता है और फिर आधी साइकिल के बाद उल्टी दिशा में इसी प्रकार के परिवर्तनों को दोहराता है। तो इस तरह का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्रोड में अपने मान और दिशा को कम ज्यादा करने वाला पल्सेटिंग उतार चढ़ाव वाला फ्लक्स कहलाता है। और एक ट्रांसफार्मर की क्रोड में यहाँ जो ए विकल्प है शुद्ध रूप से उतार चढ़ाव वाला साइनोसोइडल परिवर्तनशील फ्लक्स बनता है। ध्यान रहे, जो हमारी घूर्णनशील मशीनें होती हैं मोटर और जनरेटर, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर मान का लेकिन किसी घूर्णन प्रवृत्ति का हो सकता है। तो ऐसे फ्लक्स को जो एक तुल्यकालीन मशीन या प्रेरण मोटर में उत्पन्न होता है वो शुद्ध रूप से घूर्णनशील प्रकार का होता है। वहीं एक यूनिवर्सल मोटर में जो डीसी सीरीज मोटर है उसमें अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का उत्तेजन करते हैं तो जो चुंबकीय फ्लक्स बनते हैं वो घूर्णनशील और उतार चढ़ाव दोनों प्रकृतियों के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर में जो साइनोसोइडल टाइम वेराइंग फ्लक्स क्रोड में बनता है वो केवल पल्सेटिंग उतार चढ़ाव वाला है और इसमें किसी भी प्रकार की घूर्णन प्रवृत्तियां पैदा नहीं होंगी। घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ रोटेटिंग मशीनों में उत्पन्न होते हैं। ट्रांसफार्मर का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो केवल पल्सेटिंग उतार चढ़ाव वाला है। उम्मीद है ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, कार्यकारी सिद्धांत और संरचना पर आधारित हमारी इस पहली लर्निंग वीडियो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। इसी श्रृंखला की 3 और लर्निंग वीडियो की मदद से आपकी ट्रांसफार्मर की समझ बेहतर बनेगी और किसी भी परीक्षा में ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रश्न आप आसानी से सही कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।